ठीक है, तो इनको प्रिंट आउट नहीं निकलवाना, वो लोग रुक सकते हैं उसके बाद, नहीं तो आई विल एंड द क्लास एट 1:15। आधे घंटे में जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, बाकी हम ये मेक श्योर करूंगा मैं कि हर दूसरे दिन अब क्लास हो, तो विल यू गाइस बी अवेलेबल? यस भैया। यस भैया। यस हाँ भैया, यस। हाँ भैया, क्योंकि 12:30 देखो ठीक है टाइम। हाँ भैया, हाँ ये क्योंकि टाइमिंग थोड़ी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि ये टॉर्च जैसा नहीं है जो अपनी 10 क्लासेस में हो जाएगा, 7 क्लासेस में हो जाएगा, बहुत वास्ट है। ठीक है, और आई होप कि 12:30 से किसी को प्रॉब्लम नहीं। यस भैया, ये टाइम ठीक है। नहीं भैया, नहीं है। जब तक कॉलेज स्टार्ट नहीं होता तब तक ठीक है। कॉलेज जाएगा तो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं सीधे 1765। ठीक है, देखो बीच में तुम्हें हेलीकॉप्टर की आवाज आए तो समझ जाना मोदी जी आ गए। ठीक है, तो क्योंकि घर के पास ही आ रहे। नहीं, 1765 में क्या हुआ कि जो लास्ट अपना वो था, शाह आलम। ठीक है, शाह आलम का अगर तुमने नाम सुना हो, ये एक मुगल एम्परर था। इसके पास क्या थी? दीवानी राइट्स। क्या होती थी? कोई मुझे बताएगा दीवानी राइट्स क्या होती थी? मतलब वो जमींदारी राइट्स की तरह। टैक्स कलेक्ट करने की भी आप राइट्स। रेवेन्यूज एंड टैक्स के ऊपर बेसिकली दीवानी। अगर तुम इसको याद रखना चाहते हो, दुनिया किसकी दीवानी है? पैसे की। ठीक है, तो दीवानी मतलब रेवेन्यू एंड। ओके, तो दीवानी राइट्स जो थी उसने किसको दे दी? ये दे दी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, ब्रिटिश रूल को दे दी बेसिकली, तो उसमें उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ही दे दी थी। ठीक है, ये हो गई 1765 की बात। अब उसने बोला कि भाई तुम यहाँ से आगे सरकार चलाओ, भारत देश हिंदुस्तान तुम्हारा है, आगे देख लो। उसके बाद क्या हुआ? 1773 में अगला टाइमलाइन आया। इसमें क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने, क्योंकि इनके पास इतने साल दीवानी राइट्स थी, इन्होंने मैनेजमेंट तो किया, चला ही नहीं पाए ढंग से, एंड करप्शन हुआ, पुअर मैनेजमेंट, करप्ट प्रैक्टिसेस। एंड फिर उस पे ये सब देखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट, इन्होंने क्या करा? दे पास्ट, आप लोगों ने नाम सुना होगा, 1773 में क्या पास हुआ? दैट वाज द रेगुलेटिंग एक्ट। ये चीजें सबने सुनी हुई है ना, कोई ऐसा नहीं होगा यहाँ पे जो पहली बार सुन रहा है कोई ऐसा? कोई ऐसा है तो तुमने लगता है टेंथ नहीं पढ़ी, सीधे आगे जंप करके सुना है ना ये सब अभी तक सबने? ये जितनी भी चीजें मैंने नाम ली हैं, शाह आलम का नाम सुना भैया, होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सुना होगा। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट पास हुई। अब इस एक्ट ने क्या करा, वो तुमको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत मेजर एस्टेब्लिशमेंट हुए थे। पहली चीज क्या हुई इस एक्ट के पास होने से? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी जो था उसको बदल दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ईआईसी हो गया चेंज। किसने करा ये? इंग्लैंड की सरकार ने किया था। फिर उसके बाद इन्होंने क्या करा? इन्होंने रिकॉग्नाइज करा कि हाँ ठीक है, एक जो गवर्नमेंट बोलते हैं किसी को, वो कौन से शहर में है फिलहाल? वो है कैलकाटा। कैलकाटा की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करें कि हाँ ठीक है, वहां पे कोई सरकार है, हम वहां पे बैठ के अपने इस देश को चला सकते हैं, रूल कर सकते हैं, इसलिए दे रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट। ठीक है, कोई ऐसा जिसको मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही? कोई है? सबको आ रही? हाँ भैया, आ रही है। नहीं आ रही हो तो आवाज सुन लेना। ठीक, तो उसके बाद क्या हुआ? एक और चीज इसने करी कि प्रेसिडेंसीज थी। कौन सी प्रेसिडेंसीज थी? बॉम्बे, मद्रास। इनको किसके अंडर ले आए? वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल के अंडर ले आए। उस टाइम इंडिया का नहीं होता था, उस टाइम बंगाल का होता था। ठीक है, ये तीन चीजें हुई।
फिर उसके बाद जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाती है वो क्या होती है, इन्होंने एस्टैब्लिश करा सुप्रीम कोर्ट। कहाँ पे करा बताओ? कलकत्ता में। क्यों नई दिल्ली में नहीं करा? नहीं, वो तो क्या है फिर वो 1911 प्रगति मैदान के पास में? 1911 में आया वो। इन्होंने कैलकटा में एस्टैब्लिश किया था सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाती है। ठीक, ये हो गई रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की बात। उसके बाद क्या हुआ, हम आते हैं 1858 पे। अब इन्हें देखा कि यार बदतमीज लोग सुधर ही नहीं रहे, ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से फेल हो गई एडमिनिस्ट्रेशन, ईआईसी फेल्ड अगेन। तुमने एक बार देख के देख लिया, दूसरी बार देख के देख लिया, दूसरी बार भी फेल हो गया वो आदमी। वो ढंग से चला ही नहीं पा रहे देश को। ठीक है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन उस टाइम पे कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा थी। अभी से नहीं, इंडिया से नहीं कंपेयर कर रहा हूं, बाकी कर लो। इस टाइम पे वन मोर थिंग अकर्ड, जिससे हम फ्रीडम स्ट्रगल की स्टार्टिंग भी बोल सकते हैं। अभी तो चलो पैका रिबेलियन हो गया, उसके पहले हम क्या बोलते थे, दिस वाज कॉल्ड सेपॉय। आगे कौन कंप्लीट करेगा? सुना है इसके म्यूटिनी। बारे में? सिपॉय म्यूटिनी। सेपॉय म्यूटिनी हुई उस टाइम पे। ठीक है, फिर इन सबके रिजल्ट में क्या पास हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये यहाँ पे पास हुआ। ठीक है, अब इस एक्ट ने क्या करा, इस एक्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ईआईसी से उठा के किसको दे दिया, ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया। तो रानी एलिजाबेथ संभालेंगी अब भारत देश को। ठीक है, अब ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये सारी चीजें तुमको देखना था कि अब ब्रिटिश में अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी आगे रेलेवेंट होगा, और रेगुलेटिंग एक्ट से भी कॉन्स्टिट्यूशन में काफी सारी चीजें उठाई गई हैं। ठीक है, तो हमको इतना पढ़ना इंपॉर्टेंट था फिलहाल के लिए। उसके बाद हम अगर वापस आए यहाँ पर 30 दिसंबर, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, 1946, क्या पास हुआ था इस दिन? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज हुआ था। ये पास हुआ, किसने पास किया? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चाचा जी का नाम लिख देते हैं अच्छे, विशेष द बर्थडे। ठीक, इन्होंने पास करा। इससे क्या बना, क्यों पास हुआ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, पास क्यों किया गया था? एस्पायरेशंस ऑफ द न्यू इंडिया बताने के लिए। बात समझ में आई? इसमें ये भी बोला गया था कि हमारा देश आजाद होने वाला है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली भी बनेगी उसके लिए। ठीक है, भले ही इतना ज्यादा फोकस देके ना बोला हो, लेकिन इसमें बोला गया था पहली बार, क्योंकि इनको यहाँ तक थोड़ा सा हिंट मिल गया था दिसंबर तक कि देश आजाद हो जाएगा। ठीक है, हेलीकॉप्टर की आवाज आ रही है? ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन किस नेचर का है? कॉन्स्टिट्यूशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है यूनिटरी, एक होता है फेडरल। इन दोनों का डिफरेंस पता है किसी को? जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो सब चीज़ को कंट्रोल करती है, मोस्टली टुवर्ड्स ये होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में आता है, और सॉरी कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में आता है। और ये फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो आपका जैसे इंडिया है, वो उसको स्टेट्स को डिसेंट्रलाइज्ड होता है थोड़ा पावर, स्टेट्स को भी पावर होता है और सेंटर को भी पावर होता है। उसको क्वासी फेडरल बोलते हैं। अच्छा।
तुम लोगों को ये दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है जो मैंने लिखा है उससे, कि हाँ समझाऊंगा एक भैया। बार अच्छे से? यस भैया। हाँ भैया। जो लाइनें लिखी हैं दो दो वो समझ में आ गई। यूनिटरी नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जो कि सारी पावर्स किसको देके रखता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार के पास रहेगा सब कुछ, ना मध्य प्रदेश सरकार, ना यूपी सरकार, ना बिहार सरकार, ना राज्य, तुम कुछ डिसीजन ले ही नहीं सकते। ठीक है, जो मोदी जी बोलेंगे, जो वहां से चलेगा दिल्ली में से, वही तुम्हारे स्टेट में अप्लाई होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड यूनिटरी नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वट एवर हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। फेडरल में क्या होता है कि डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल स्टेट। सेंटर कुछ इक्की दुक्की चीजें देखेगा, लेकिन सारी की सारी चीजें कौन देखेंगे? स्टेट्स अपने आप में सफिशिएंट है सारे डिसीजन लेने के लिए। इसका एक बेस्ट एग्जांपल तुमने कौन से उसमें देखा है कंट्री में? यूएसए। हर स्टेट का अपना अलग इंडिविजुअल पावर है, सबको तुम्हें इधर से उधर हर स्टेट में जाने में भी अलग अलग परमिशन एंड वो वीजा नहीं, अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो करना पड़ता है। तुम अगर मध्य प्रदेश से राजस्थान में जा रहे हो तो तुम्हें केवल टोल टैक्स देना और कुछ नहीं करना ज्यादा। बीएसएनएल का मैसेज आ जाएगा कि राजस्थान सरकार का आपका स्वागत। ठीक है, ये होती हैं दो चीजें बस अपने स्टेट बॉर्डर क्रॉस करने पे। वहां पे कम से कम 10 दिन का प्रोसीजर लगता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट को क्रॉस करने में, एक ही देश के अंदर। ओके, तो इसमें क्या है? भैया आ, एक, हाँ, भैया वो यूएसए में हर स्टेट की सुप्रीम कोर्ट भी अलग है ना? क्या अलग है? सुप्रीम कोर्ट। हाँ, सबके अलग अलग है। सबके डिस्ट्रिक्ट तो चलो हैं ही, उनके हाई कोर्ट सारे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी सबके बहुत सारे हैं। अपना एक देश है तो एक ही सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हाँ जी भैया। अब इंडिया हैज अ मिक्स ऑफ दीज टू थिंग्स। देखो, 1:15 हो जाए तो मुझे बता देना, विल स्टॉप देयर। अभी तो मुझे 12:56 दिख रहा है। ओके, तो इंडिया इज अ मिक्स ऑफ बोथ ऑफ दिस। उसको हम बोलते हैं क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल में क्या है, हम इसकी भी अच्छी चीजें उठाएंगे, हम इसकी भी अच्छी चीजें उठाएंगे। हम थोड़ी सी पावर ज्यादा देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन हम स्टेट्स को भी उतना ही पावरफुल बनाएंगे जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या तुमने देखा है ये होता हुआ देश में कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर्स हैं, बहुत अच्छी हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी उतनी पावर्स हैं जितनी शायद सेंट्रल के पास हो सकती थी, तो उन्होंने आपस में बांट लिया कि यार शुभ तो ये देखेगा, गोविंद तो ये देखेगा, मैं ये देखूंगा। लेकिन मेन कहाँ से आएगा? तुम्हारा जो रूलिंग वगैरह है वो फाउंडर से आएगा। ठीक है, तुम्हें इस एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है क्वासी फेडरल का मतलब? हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है, मॉक रखवाना, मॉक भेजना, मॉक की फाइल भेजना, ये किसी और के हाथ में है, उनके पास पूरा कंट्रोल। तुम्हें जो जैसे करना है करो। लेकिन अगर मैंने कुछ बोल दिया कि नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, तो वो क्या उसको मना कर सकते हैं? क्या वो मुझे ओवर रूल कर सकते हैं? नहीं। नहीं कर सकते। नहीं भैया। दिस इज कॉल्ड क्वासी फेडरल सिस्टम, कि तुम मोदी जी को ये नहीं बोल सकते शट अप। ठीक है, तुम्हें माननी पड़ेगी बात, लेकिन उन्होंने तुमको पावर भी उतनी दी है। ठीक है, ये आ गया क्वासी फेडरल सिस्टम। ये क्वासी फेडरल जो टर्म है ये किसने कॉइन किया था? इसका नाम है केसी वेयर। केसी वेयर। समझ में आ रहा है? तो क्या है क्वेश्चन क्लास में? केसी वेयर का नाम रट लो। कौन है केसी वेयर? किसने क्या करा था? अभी अपन जाने से पहले रिवाइज करेंगे। ठीक है, 10 मिनट बचे हैं तो अपन रिवाइज करते हैं, 5 मिनट में अपन यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट करते हैं। विल स्टार्ट विद द सेलिएंट फीचर। सेलिएंट फीचर्स आज में नहीं हो पाएंगे, कल या परसों उसकी क्लास रखते हैं एक और बार। कल ही रखें, अवेलेबल हो तुम लोग? यस भैया। हाँ भैया। कल ही रख लो भैया। फ्लो में भी रहेगा थोड़ा। ठीक है, तो आज इसको स्टार्ट कर देते हैं, कल इसको कंप्लीट करके प्रियम्बल पे चलते हैं। कल मेजर अपन प्रियम्बल ही डील करेंगे, एक एक उसका टर्म उठा के। ठीक है, सबसे पहला सेलिएंट फीचर है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। और इट इज द मोस्ट डिटेल्ड एज वेल। ऑल्सो ये जो अभी तक मैंने पढ़ाया ना, ये और आगे जो सेलिएंट फीचर्स में भी पढ़ाऊंगा, ये मैं तुम्हें जुडिशरी की बुक में पढ़ा रहा हूँ।
तो तुम्हें इससे ज़्यादा डिटेल कोई पढ़ा नहीं सकता। जुडिशरी में भी जो सबसे बेस्ट बुक है, जयन पांडे नाम है उसका, उसमें से जो तुम्हारे लिए रेलेवेंट है क्लैट के लिए, एंड जितना मैं सोच सकता हूँ फोर्सिएबल नॉलेज तक अगर एक्सटेंड होगा, मतलब अगर पेपर उल्टा सीधा बनता है तो भी यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल वर्जन जो था, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन का, अभी तो चलो अमेंडमेंट वगैरह आ गए, उसमें कितने वो थे आर्टिकल्स? 395। 395 आर्टिकल्स थे, और कितने पार्ट्स थे? 22 और कितने शेड्यूल्स थे? 12 8 8 12 में बेटा। ठीक है, ये किसी देश का नहीं है, दिस इज द लेंथीएस्ट एवर, तो और लेंथी कर दिया उसको। ठीक है, तो ये ओरिजिनल वर्जन की बात हो रही, इतने सारे आर्टिकल्स, इतने सारे पार्ट्स, इतने सारे शेड्यूल। ठीक है, अब मुझे कोई रीजन बताएगा क्यों है इतना लेंथी? डाइवर्सिटी, आइडेंटिटी क्राइसिस। डेमोक्रेसी की आइडेंटिटी वजह से। क्राइसिस? आइडेंटिटी क्राइसिस? सबको है ना आइडेंटिटी क्राइसिस के लिए अलग अलग स्टेट बांटो, फिर हाँ तो पावर बी आर दो। अम्बेडकर को थोड़ी थी भाई, वो तो वैसे ही पहुंचा हुआ था। because living डेमोक्रेसी की वजह से भैया। डाइवर्सिटी की वजह से चैट बॉक्स मुझे नहीं दिख रहा, बोल के ही बताओ। मेकर्स जो थे वो लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे कि वो मतलब बाद में भी वो कभी वो ना हो, बस एक डॉक्यूमेंट बन के ना रह जाए। तो उन्होंने इस लाइक सारे डायरेक्शन से सोचा। पहला एक, अगर तुम दिमाग से सोचो तो क्या हमारा स्टेट केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट की भी बात करता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है? दोनों की स्टेट बात की भी बात करता है। तुम सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों अगर इतनी वैरायटी में बताओगे, लंबा तो बनेगा ही। ठीक है, एक चीज ये, फिर तुमने एक चीज और देखी है, इंस्पायर्ड बाय मेनी नेशंस। यस भैया। हाँ इधर भैया। से ये उठाया, उधर से वो उठाया, हमसे बोलते हैं प्लेजरिज्म लिमिट चेक करो, खुद ने कितना प्लेजराइज करा है वो नहीं देखा। तो एक चीज ये हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद अपना देश कितना ज्यादा वास्ट, वास्ट कंट्री। फिर हर स्टेट की अलग अलग प्रॉब्लम्स है, पेक्यूलियर प्रॉब्लम। ठीक है, प्लस लैंग्वेजेस, हमने लैंग्वेजेस भी बताई हैं इसमें, हमने इसमें जजेस के बारे में बताया, हमने तो प्रेसिडेंट के बारे में बताया। कुछ तुम्हें लगता है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के कि कुछ छोड़ा है भाई साहब? कुछ भी नहीं छोड़ा उसने। ठीक है, फिर उसके बाद तुमने देखी होगी जिसपे सबसे ज्यादा विवाद चलता है, ये किसका शॉर्ट फॉर्म होता है? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स अगर तुमने इतनी दी हैं, उसको डिटेल में भी तो बताया है। ठीक है, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट, फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट काफी लंबी है। ठीक है, और कुछ कुछ तो अनजस्टिफाइबल है, जिनको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज। नॉन अनजस्टिफाइड या नॉन जस्टिफाइड। हाँ, अनजस्टिफाइबल, नॉन जस्टिसिएबल, कुछ भी बोल लो, मतलब से कहीं की निकल रहा है। फंडामेंटल, जबरदस्ती खुद को शो ऑफ के लिए रख दी फंडामेंटल, कुछ करना ना धरना, जबरदस्ती फंडामेंटल ड्यूटी दे दी है, कोई फॉलो नहीं करता उसको। ठीक है, इसमें दिया गया है इकलौती जगह जहां पे पूरे देश में बात हुई है, यूसीसी की। यूसीसी क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये तो अभी आप यूनिफॉर्म आया सिविल है ना, ये तो अभी भी कहाँ आया है? अभी जुलाई में क्या इस पर एक डिसीजन आया तो था इन्हीं दो स्टेट्स के लिए। यूसीसी का तो गोवा मेंशन में तो कब से चल रहा है? यूसीसी आया ही गोवा नहीं में अभी, चल रहा है। उसको उसमें लिखा है कि होना चाहिए, हम ये उम्मीद करेंगे कि आने वाले टाइम में होगा। उसमें ये लिखा देश है। का इकलौता स्टेट, देश का इकलौता स्टेट जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो है गोवा। लेकिन वो भी इतना यूनिफॉर्म नहीं है, पर ठीक है, हाँ नाम के लिए तो है। कहीं तो है भाई, नाम के लिए सही। ठीक है, हाँ जी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, ये देश में अप्लाई करने की कोशिश भी कोई करेगा ना, उसके चिथड़े उड़ा देंगे, क्योंकि अपने देश में दो चीजों पे बहुत ज्यादा बवाल होता है। तुम केवल इस पॉइंट को टच कर दो,
एक है रिलीजन, दूसरी है, ये इंटरचेंजेबल है। तुम किसी के सामने ये मुद्दा खोल के बैठ जाओ, लोग तुम्हें जज कर लेंगे, तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे, तुम्हारे माँ बहन की गाली दे देंगे, कुछ भी कर देंगे। ये दो चीजें तुमने जहां भी खोलनी, इसकी वजह से ये चीज नहीं आ पा रही देश में, और ये जबकि आनी चाहिए। ठीक है, तुमको मुस्लिम लॉ को केटर करना है, उसमें प्रोविजंस डाल दो। तुमको हिंदू लॉ को केटर करना है, उसमें प्रोविजंस डाल दो। अब अगर मैं ये बोलूं कि आई कैन मैरी ओनली वन वाइफ, या फिर एक मेल कैन मैरी ओनली वन फीमेल, अब अगर इसमें मैं प्रोवाइडेड मुस्लिम्स कैन मैरी फोर, ठीक है, अगर ये डाल दूं तो क्या दिक्कत है? लेकिन रहेगा तो सब कुछ एक जगह ना, ये बात आ जाती है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की ये चीज थी जो कि नहीं हो सकती अप्लाई फिलहाल, तो आई कैन नॉट सी इट गेटिंग अप्लाइड। अगर हो जाए कुछ तो हो सकता है। हाँ, 1-5 हो चुका है, हम 10 मिनट में रिवाइज करते हैं। ठीक है, कल हम आगे की बात करते हैं, या फिर एक चीज और बची है, वो लिखवा के अपन बंद करें तो बताओ। वो चीज ये है कि इंडिया ने किस कंट्री से क्या उठाया, वो लिस्ट लिखनी है तुमको, ये कल लिखें। भैया इसका वैसे कॉन्सेप्ट तो यूएसए से उठाया था इसका। भी लंबा है काफी भी है वो वैसे। वो लंबा हाँ जाएगा क्योंकि हाँ, बहुत जगह से बहुत कुछ उठाया हमने। 10-15 चीजें हैं। हाँ भैया, तो फिर कल करेंगे वो। कल ही करते हैं, आज रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो पहले मैं करवाता हूँ अपने एंड पे, शुरू से चलते हैं। सेवनटीन 1765 में हमने क्या देखा, शाह आलम जो था उसने दीवानी राइट्स किसको दे दी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, दीवानी राइट्स क्या होती है? दुनिया किसकी दीवानी है? पैसे की। रिवेन्यू राइट। पैसे की दीवानी दुनिया, रेवेन्यू की राइट। ठीक है, 1773 में क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पुअर मैनेजमेंट था और करप्ट प्रैक्टिसेस थी, जिसकी वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या करा, रेगुलेटिंग एक्ट निकाल दिया। रेगुलेटिंग व्हाट? रेगुलेटिंग द इंडियन कंट्री। ये अपने आप को तुरंत का समझ छोड़े थे, हम इनके बाप है। ठीक है, रेगुलेटिंग, हम ये रेगुलेट करेंगे हम। ठीक है, 1773 उसमें क्या मेजर चेंजेस आए, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा चेंज करा गया। कॉन्स्टिट्यूशन ईस्ट इंडिया कंपनी का चेंज करा उन्होंने। बंगाल, ये कैलकाटा की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करा। प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, इसको उन्होंने क्या करा, गवर्नमेंट जनरल ऑफ बंगाल के अंदर डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा वॉज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, इसमें यहाँ पे लिख लेना एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, दिस वॉज एस्टैब्लिश। ये 4 चीजें मेन हुई थी जो तुम्हें याद रखनी थी, इसके अलावा कुछ याद मत रखो। 1773 से जो है वो तुम अपने हिस्ट्री के एग्जाम निकालने के लिए याद रखो, यहाँ पे कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं 1858 में क्या हुआ। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी फेल्ड अगेन। सिपाही म्यूटेनी भी हुई, इसके बारे में जाकर अगर तुम आज थोड़ा सा विकिपीडिया पे पढ़ो हुआ क्या था अच्छे से, तो तुम्हें पता लगेगा कि ये पैका रिबेलियन के बाद, इसी को माना जाता था पहले तो, अब वो लेकिन अभी रिसेंटली, रिसेंटली पैका रिबेलियन आया है 3-4 साल पहले। तो उसके पहले तो यही था फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल, ये इनिशिएशन। ठीक है, फिर उसके बाद हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पे गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को उठा के किसको दे दिया, ब्रिटिश क्राउन के अंडर। ये पूरा जब ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गई पूरे देश की सरकार, फिर उसके बाद तो जो हुआ वो सबको पता है, वो सब बीच बीच में गांधी जी का मार्च और भगत सिंह का ये सारा वो सब तो हुआ ही उसके बाद सारा। ठीक है, भैया एक बार ये सिपाही म्यूटनी और बताइए, ये क्या है? सिपाही म्यूटेनी है, लंबा कार्यक्रम है, उसको गूगल पढ़ लो, यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। भैया, ठीक है, हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रेलेवेंट नहीं है क्या? रेलेवेंट है, उसको आगे पढ़ेंगे ना जब हम उसकी बात करेंगे कि उससे क्या उठाया गया है। तो अभी तो मैं कह रहा हूँ वो लंबा है थोड़ा, वो अभी मैं तो उसी पे एक आता, साथ अगर में मेरे पास 15 मिनट और होते तो। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, 1935 पे ही आता हूँ। ठीक, तो 13 दिसंबर को हमने बात करी, 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की पेशकश करी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में बताया उसमें। एंड देन हम चले कि नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशंस आर ऑफ 2 टाइप्स व्हिच आर यूनिटरी फर्स्ट एंड फेडरल सेकंड। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, द स्टेट्स हैव इक्विवेलेंट पावर्स दैट ऑफ सेंटर एंड दे आर इंडिविजुअली पावरफुल। ठीक है, यूनिटरी में क्या होता है, ओनली द सेंटर इज पावरफुल। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर्स होते हैं, स्टेट को कोई भाव नहीं देता उसमें। इंडिया ने क्या करा कि हम इसमें से जो अच्छा है वो उठाएंगे, इसमें से जो अच्छा है वो उठाएंगे, हम क्या बनाएंगे अपने आप को, क्वासी फेडरल नेशन।
यूएसए किसका एग्जाम्पल है? फेडरल कंट्री का एग्जाम्पल है। ऑल्दो फेडरलिज्म हमने लिया किससे, अगर तुमको याद रखना, हमने फेडरल स्ट्रक्चर उठाया है कनाडा से, ठीक है। ये जो आया ना, ये यूएस का ही तो छोटा भाई है कनाडा, ठीक है। ये हमने उठाया कनाडा से, अगर अगली क्लास में वैसे भी पढ़ेंगे, लेकिन हमने फेडरल स्ट्रक्चर उठाया कनाडा से क्योंकि वो ज्यादा अच्छे से अप्लाई करते थे। केसी वेयर ने ये टर्म कॉइन करी थी, ठीक है। 5 टाइम्स क्लैट में आ चुका है ये क्वेश्चन, तो इसको याद रखना। नाउ सेलियंट फीचर्स हमने स्टार्ट कर दिए, खत्म हुए नहीं है अभी, तो बस शुरुआत है। तो लेंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है, मोस्ट डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है। उसमें ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल्स थे। ये लेंथीएस्ट आज तक इतना किसी देश में अभी तक नहीं हुआ, ठीक है। वो इसीलिए है लेंथी क्योंकि हमारे पास सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों की बात करी गई है, पहली चीज। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड, और आई शुड से इट फॉर्मली कॉपीड बाय मेनी नेशंस। सीधे सीधे उठा के कुछ मतलब चेंज भी नहीं करा, ये नहीं पैराफ्रेज कर देंगे, उन्होंने सीधे सीधे उठा दी, ठीक है। तो फिर वास्टनेस ऑफ द कंट्री है, पेक्यूलियर प्रॉब्लम्स हैं अलग अलग स्टेट्स की। तमिलनाडु की कोई और प्रॉब्लम है, एक को अपना स्टेट अलग काट के निकालना है, नहीं हैदराबाद हमारा तेलंगाना में जाएगा, यहाँ जाएगा, तो उनका सारा सबकी अलग अलग प्रॉब्लम। किसी को लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट बनाना है, किसी को लैंग्वेज में रिकॉग्निशन चाहिए, मैथिली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, क्या 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 है, ठीक है, बीडी, कुछ भी है जो भी सारा, ठीक है। अब उसके बाद क्या था, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई, वो भी लॉन्ग लिस्ट दे दी उन्होंने अच्छी खासी। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो भी दे दी, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बता दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड किस में है इकलौते स्टेट में, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ गोवा, ठीक है। ये काम की चीज नहीं है, ये बस ज्ञान था थोड़ा, ठीक है। क्या यहाँ तक आज सबको समझ में आया? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। Yes.